हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टेजेस इन द सिविल सूट। मतलब एक सिविल सूट जो होता है या सिविल वाद जब इंस्टीट्यूट होता है कोर्ट में, तो उसकी क्या प्रोसीजर होती है, उस पूरे सीपीसी को हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कैसे एक सिविल ट्रायल चलता है। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक सूट फाइल होता है। ठीक है, प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा आके। अब प्लेंटिफ अगर आपके अगेंस्ट कोई सूट फाइल करता है तो मतलब आप डिफेंडेंट हो जाओगे, अपोजिट पार्टी। अब जब भी प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा तो दो केसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं रिजेक्शन वाली साइड, उसके बाद आएंगे दूसरी वाली साइड पे। तो सबसे पहले अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी तो प्लेंट फाइल करने के बाद जैसे ही वो कोर्ट में फाइल होगी तो या तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में जाएगा या रिटर्न ऑफ प्लेंट में जाएगा। पहले समझते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट कवर्ड है ऑर्डर 7 रूल 10 में ऑफ सीपीसी, जिसमें बोला गया कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये प्लेंट उसके द्वारा मतलब उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इसको ट्राई करने का, ये किसी और कोर्ट के पास ट्राई होगा, तो वो उस प्लेंट को अप्रोप्रिएट फोरम की तरफ रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर ऐसा कोर्ट को नहीं लगता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है ये मेरे हमारे कोर्ट में ही ट्राई होगा, तो फिर सूट आगे बढ़ेगा। अब सूट आगे बढ़ेगा तो उसके बाद फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऑप्शन आता है आपके पास कि जैसे ही प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी तो अब डिफेंडेंट के पास जाएगा समन। डिफेंडेंट के पास समन जाएगा। अब डिफेंडेंट के पास जब समन जाएगा तो उस समन के थ्रू प्लेंट की कॉपी भी जाएगी उसके पास और उसको बोला जाएगा कि आप सो एंड सो डेट आपके अगेंस्ट ये सूट फाइल हुआ है और सो एंड सो डेट है जिसमें आपको कोर्ट में अपियर होके अपना वकालतनामा फाइल करना है और प्लेंट की कॉपी रिसीव करनी है। तो समन इशू हो जाएगा डिफेंडेंट को। ये समन इशू होगा डिफेंडेंट को कौन से ऑर्डर के तहत? ऑर्डर 5 के तहत ये समन इशू हो जाएगा डिफेंडेंट को। अब जैसे ही उसको कॉपी मिलेगी प्लेंट की, तो अगर जो एडवोकेट होगा वो देखेगा कि क्या ये प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है किसी ग्राउंड पे। ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है या इनसफिशिएंट कोर्ट फीस है, तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं। अगर उस से किसी भी ग्राउंड में अगर वो प्लेंट फॉल कर रही है और अगर वो रिजेक्ट हो सकती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफेंडेंट जो होगा वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन दे देगा जिससे कि सूट वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि हाँ द प्लेंट इज बीन रिजेक्टेड हियर बाय ड्यू टू फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तो हो गया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट पे कहानी खत्म हो जाएगी सूट की, मतलब ये सूट यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ खत्म नहीं होता है तो फिर डिफेंडेंट के पास अब प्लेंट की कॉपी आ गई है और डिफेंडेंट को अगर लगता है, डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट के एडवोकेट को अगर लगता है कि नहीं, ना तो ये प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है ना ही ये रिटर्न होगी, ये एक अप्रोप्रिएट फोरम में फाइल हुई है और इसमें रिजेक्शन का ग्राउंड नहीं बनता, मतलब अब आपको क्या करना है, अब आपको कोर्ट में अपीयर होना है और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ में आ गई। अब अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। डिफेंडेंट को समन इशू हो गया, डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होता है या डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, दो केसेस बनते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि समन इशू हुआ कोर्ट के द्वारा लेकिन डिफेंडेंट कोर्ट में आ ही नहीं रहा, या डिफेंडेंट ने समन रिसीव ही नहीं किया, समन सर्व तो हो रहा है लेकिन सर्विस रिपोर्ट में ये दिखा रहा है कि द समन इज अनसर्व्ड क्योंकि वहां पर वो पाया नहीं गया डिफेंडेंट घर पे। तो ऐसे केसेस में डिफेंडेंट को पता ही नहीं चला कि उसके अगेंस्ट ऐसा कोई केस चल रहा है, वो अपीयर ही नहीं हो पाया। अपीयर नहीं हो पाया, सेकंड केस। अपीयर हो गया, फर्स्ट केस। तो पहले पढ़ लेते हैं कि अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो पाया, उसको समन भेजा गया, उसको बताया गया लेकिन वो नहीं आया, अगर वो कोर्ट में नहीं आता है तो फिर उस केस में ऑर्डर 5 रूल 20 अप्लाई होता है। ऑर्डर 5 रूल 20 के तहत ये होता है कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आता है तो फिर प्लेंटिफ क्या करेगा, ऑर्डर 5 रूल 20 बात करता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन की, जिसमें प्लेंटिफ कोर्ट में फाइल करेगा एक एप्लीकेशन, बोलेगा कि ये डिफेंडेंट को बहुत सारे समन जा चुके हैं, ये अभी भी नहीं आ रहा है कोर्ट में, और जब तक ये कोर्ट में नहीं आएगा तो सिविल सूट आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो प्लेंटिफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जिसके लिए उसने वो प्लेंट फाइल करी है। तो इसलिए प्लेंटिफ कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके बोलेगा ऑर्डर 5 रूल 20 की कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं इस पर्सन के अगेंस्ट जो समन में हम जो कंटेंट लिख रहे थे वो हम एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं जिसके थ्रू ये खबर जाहिर सूचना जारी हो जाएगी विज्ञप्ति के थ्रू, मतलब एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, इन द लोकल न्यूज़पेपर इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, जिसमें ये उसको ये हम मान लेंगे कि इसको अब पता चल गया होगा क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। तो ऑर्डर 5 रूल 20 कहता है कि अगर आपने पब्लिक एडवर्टीजमेंट करा दिया है तो उसके बाद कोर्ट ये मान लेता है कि हाँ समन सर्व हो गया है पर्सनली। ठीक है, तो अब उस केस में समन सर्व हो गया है मान लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या आ जाता है, कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि समन सर्व हो गया फिर भी डिफेंडेंट नहीं आ रहा, मतलब नाउ डिफेंडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द केस, तो उसको उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो आके अपनी गवाही दे, आके अपने बयान दे, तो इसलिए डिफेंडेंट को एक्स पार्टे
ट्रीट कर दिया जाता है, उसको एक्स पार्टे ट्राई किया जाता है। एक्स पार्टे मतलब कि उसको एक पक्षीय कर दिया जाता है, मतलब कोर्ट बोलता है कि देखो हमने आपको समन भेजा, आप नहीं आए, हमने सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन मतलब हमने न्यूज़पेपर में तक आपका प्रिंट कर छपवा दिया कि आपको कोर्ट में अपीयर होना है, आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, आप फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अब हम आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे, मतलब आपको बिना सुने सिर्फ प्लेंटिफ को सुनकर ही सूट डिसाइड कर देंगे। ये होता है एक्स पार्टे। तो वो डिफेंडेंट अब एक्स पार्टे प्लेस हो जाएगा एज पर ऑर्डर 9 रूल 6। ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत जो प्रेजेंस ऑफ डिफेंडेंट है वो अब से वो नहीं हो पाया, इसलिए वो एक्स पार्टे हो जाएगा। और उसके बेसिस पे फिर प्लेंटिफ के एविडेंस ले लिए जाएंगे और प्लेंटिफ के आर्ग्यूमेंट कंसीडर किए जाएंगे, और उस बेसिस पे कोर्ट या तो एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर देगा या एक्स पार्टे डिग्री पास कर देगा। अगर कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर देता है, ठीक है, कोर्ट ने एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दिया कि आज से आपको एक पक्षी रखा जाएगा। अब उसके बाद आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं प्लेंटिफ के, अब प्लेंटिफ के आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं और डिफेंडेंट को होश आता है कि नहीं हमको तो पार्टी बनना है और हमारे अगेंस्ट केस चल रहा है, लेकिन अब आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया। तो अब इस एक्स पार्टी ऑर्डर को पहले आपको सेट असाइड कराना पड़ेगा, उसके बाद आप पार्टी बनेंगे केस में, और फिर पार्टी बनने के बाद वापस फिर आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट देंगे। तो वो प्रोसीजर अब वहां से बढ़ेगा। तो उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 7 को आप यूज करेंगे। अगर मान लो आपको अभी भी होश नहीं आया, आपके अगेंस्ट पूरी डिग्री ही पास हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गए प्लेंटिफ के एविडेंस एप्रिशिएट हो गए, आपको होश ही नहीं था और कोर्ट ने डिग्री भी पास कर दी, मतलब फाइनल जजमेंट आ गया। अब आपको होश आया कि अरे हमारे अगेंस्ट तो एक पक्षीय कार्रवाई हो चुकी और एक पक्षीय निर्णय आ गया, अब हम क्या करें। तो अब आप एक्स पार्टे डिग्री को सेटिसाइड कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। अब ये हो गई स्टोरी जब डिफेंडेंट को होश ही नहीं था, डिफेंडेंट आया ही नहीं कोर्ट में। अगर मान लो डिफेंडेंट को कॉपी मिली समन के थ्रू, डिफेंडेंट ने रिसीव भी करी, तो वहां पर सर्विस रिपोर्ट में ये लिखा आया कोर्ट में कि समन इज ड्यूली सर्व्ड, मतलब पार्टी को रिसीव हो गया है और डिफेंडेंट ईमानदारी से कोर्ट में अपीयर हो जाता है। तो अगर वो अपीयर हो जाता है तो फिर उस केस में दो केसेस आते हैं। यहाँ पर वो अपीयर हो गया तो उसकी ड्यूटी बनती है कि अब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे। अब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो कौन से ऑर्डर के तहत गवर्न होगा, ऑर्डर 8 के तहत वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, मतलब अपना जवाब दावा, प्लेंट में जो एलिगेशंस है उनका रिप्लाई देगा वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। ये वो कितने दिन में दे सकता है, जिस दिन से उसको समन सर्व हुआ है उस दिन से 120 डेज मैक्सिमम, 120 डेज के अंदर वो रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करेगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट उसको उसने फाइल कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा, पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं दस्तावेजों पे, मतलब इनके पास एडिशनल क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिसके साथ ये, जिसको एज अ वो एविडेंस बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे ये सूट फाइल कर रहे हैं या सूट डिफेंड कर रहे हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी होगी, पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, पार्टीज के एग्जामिनेशन और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट गवर्न होगा ऑर्डर 10 और 11 के थ्रू। और इनके बाद फिर बनेंगे इश्यूज कि क्या एक्चुअल में मुद्दा है जिसको हमको डिसाइड करना है। माननीय न्यायालय या कोर्ट इश्यूज को फ्रेम करेगा ऑर्डर 14 के तहत, और ऑर्डर 14 में वो इश्यूज फ्रेम करके ये डिसाइड ये देखेगा कि मुझे ये 3 इश्यूज रिजॉल्व करने हैं जिससे ये पूरा वाद डिसाइड हो जाएगा, तो वो इश्यूज फ्रेम कर देगा। अब यहीं पर दूसरा केस है कि अगर डिफेंडेंट अपीयर तो हो गया लेकिन वो रिटर्न स्टेटमेंट टाइम पे फाइल नहीं कर रहा है, 120 दिन भी हो गए हैं और अब वो उसको होश ही नहीं है, वो जवाब दावा फाइल ही नहीं कर रहा, उसने वकालतनामा फाइल कर दिया कि हाँ हमको रिसीव हो गया और हम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे, लेकिन वो रिटर्न स्टेटमेंट टाइम पे फाइल नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में होता ये है कि जैसे ही आपके 120 डेज एक्सपायर होते हैं, प्लेंटिफ एक और एप्लीकेशन फाइल करता है कि इनका जो जवाब दावा फाइल करने का अवसर है, मतलब देयर अपॉर्चुनिटी, देयर राइट टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट शैल बी फोरफीटेड, इसको क्लोज कर दिया जाए, इनके राइट को क्लोज कर दिया जाए क्योंकि ये टाइम लिमिट में फाइल नहीं कर पाए। तो ऐसा वो एप्लीकेशन फाइल करता है प्लेंटिफ, और जैसे ही वो ऐसी एप्लीकेशन फाइल करता है तो कोर्ट जवाब दावे फाइल करने का अवसर आपका समाप्त कर देता है। और वहां से उसको समाप्त करने से ऐसा नहीं होता कि पूरा केस ही आपके अगेंस्ट हो गया, वो समाप्त होता है तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप वापस से अपील कर सकते हो कि हमारा जवाब दावे का अफसर क्यों समाप्त किया है, उसके अगेंस्ट आप जवाब एक और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर उससे कोर्ट मान जाए तो ठीक है, नहीं तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ तक डिसाइड हो गया, अब अगर आपका जवाब दावे का राइट फोरफीट हो गया तो फिर कोर्ट वापस से बिना आपके जवाब दावे के इश्यूज फ्रेम कर देगा। कोर्ट इश्यूज फ्रेम करने के बाद क्या करेगा, प्लेंटिफ के एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा, फिर दूसरी साइड से डिफेंडेंट के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा, दोनों के एविडेंसेस रिकॉर्ड हो गए। अब एविडेंसेस रिकॉर्ड होने के बाद, मतलब दोनों के साक्ष्य रिकॉर्ड होने के बाद तर्क पे लगेगा, मतलब आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऑर्डर 18 गवर्न करता है आर्ग्यूमेंट्स को कि प्लेंटिफ अपनी साइड से आर्ग्यू करेगा, डिफेंडेंट अपनी साइड से आर्ग्यू करेगा। दोनों के एविडेंसेस आ गए, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स आ गए, किस चीज के फेवर में, जो भी इश्यूज कोर्ट ने फ्रेम करे थे उस इश्यूज के फेवर में एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट भी हो गया है, तो अब उस केस में क्या होगा, कोर्ट डिग्री पास कर देगा और उस डिग्री के बेसिस पे जजमेंट आ जाएगा।
अब जो जजमेंट आ जाएगा और डिक्री आ जाएगी तो फिर ऑर्डर 20 के थ्रू वो जजमेंट गवर्न होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो आपके पास एक स्टेज थी जहां पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया था। अगर मान लो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की और उसका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया, तो ये एक डिक्री है क्या? ये डिक्री नहीं है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जैसे ही हुआ है तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर अगर उसने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फाइल किया और कोर्ट ने डिक्री पास कर दी कि ये प्लेंट इज बीन रिजेक्टेड, तो क्या वो अब प्लेंटिफ के पास कोई ऑप्शन है? तो प्लेंटिफ इसमें अपील फाइल कर सकता है इसके बेसिस पे। या मान लो अगर एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया था आपके अगेंस्ट, आप डिफेंडेंट थे और आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया था और आपने सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाई कि इस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर दो, लेकिन कोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में इस एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, मतलब बीच में कोई भी ऐसा ऑर्डर इस पूरी ट्रायल में ऐसा कोई भी ऑर्डर अगर आपके अगेंस्ट पास होता है, ऑर्डर डिक्री नहीं, ऑर्डर मतलब प्रोसीडिंग के बीच में कोई स्टेटमेंट पास हुआ है, कोई निर्देश दिया है कोर्ट ने, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो। ये कहता है ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 बताता है हमको अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स। और अगर डिक्री से अपील करनी है तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अगर आपके फेवर में डिक्री आ गई है, अब डिक्री आ गई है, डिक्री ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया आपका सूट था कि 1 लाख रुपए आपको एक पार्टी से रिकवर करने थे, समरी सूट था आपका जिसमें आपको सामने वाली पार्टी से 1 लाख रुपए की रिकवरी करनी थी और वो आपको नहीं दे रहा था पेमेंट। तो ऐसे केसेस में आपको कोर्ट के फेवर में डिग्री मिल गई, कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ तुम इसको 1 लाख रुपए दोगे। अब वो अभी भी 1 लाख रुपए नहीं दे रहा, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? तो अब आप उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑर्डर 21 में जाएंगे, एक नया सूट फाइल करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। ठीक है, ताकि ये बोलते हुए कि ये कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसाइड किया फिर भी अपोजिट पार्टी 1 लाख रुपए नहीं दे रही, तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में जाएगा। और इसी का दूसरा केस है कि अगर मान लो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एग्जीक्यूशन के पहले ही जिस पार्टी को 1 लाख रुपए देना थे वो इस डिक्री से अग्रीव्ड है, उसको आपत्ति है इस डिक्री से कि ये मेरे फेवर में पास नहीं हुआ, तो वो कर सकता है इस डिक्री के अगेंस्ट अपील, वो अपील फाइल कर सकता है। अब इस ओरिजिनल डिक्री से अपील फाइल कर सकता है अंडर ऑर्डर 41। फिर उसके बाद अगर उस अपील में भी उसके फेवर में डिसाइड नहीं होता है तो उस अपील से एक फर्दर अपील कर सकता है वो सेक्शन 100 या ऑर्डर 42 के तहत, अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, जो उसकी अपीलेट कोर्ट की डिग्री होगी उससे और एक और अपील कर सकता है वो हाई कोर्ट में। तो दैट इज अंडर गवर्नड अंडर ऑर्डर 42 एंड सेक्शन 100। अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है, मतलब गरीब है और उसकी प्रॉपर्टी भी वैल्यूएशन से कम है, जो ऑर्डर 44 में दी गई, जो सूट बाय इंडिजेंट पर्सन में दी गई है स्पेसिफिकली, तो इंडिजेंट पर्सन के द्वारा अपील गवर्नड है ऑर्डर 44 के अंदर। और अगर मान लो आप हाई कोर्ट से भी अग्रीव्ड हो जाते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 45। अब अगर मान लो आपका कोई ऐसा डिग्री है या डिग्री में ऐसी कोई बात है जिससे अपील फाइल नहीं हो सकती, तो ऐसे केसेस में फिर आप जा सकते हैं रेफरेंस और रिव्यू के लिए। रेफरेंस या रिव्यू, रेफरेंस गवर्नड है ऑर्डर 46 में, मतलब कि आपकी जो डिग्री है उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो मान या तो कोर्ट को समझ नहीं आ रहा है या पार्टीज को समझ नहीं आ रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि आप ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को हाई कोर्ट रेफर कर दें ताकि वो अपना ओपिनियन इस पर दे पाए। या रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने इस पर इसमें कोई त्रुटि करी है, इसको अप्रिशिएट करने में या डिग्री पास करने में उन्होंने ये एरर किया है, तो इसलिए आप रिव्यू के लिए रिव्यू फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो इस तरह से रेफरेंस रिव्यू के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अब उसके बाद और मतलब ऑर्डर से अगर अपील करनी है तो ऑर्डर 43, डिग्री से अपील करनी है तो ऑर्डर 41, 42, 44 और 45। और अगर अपील का प्रावधान आप पे लागू हो ही नहीं रहा है तो आपके पास रेमेडी बचती है रेफरेंस और रिव्यू की। ये है हमारा पूरा सिविल ट्रायल। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब एंड लाइक। गुड बाय, थैंक यू।